नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस समय हम विजन आईएएस के द्वारा जो करंट अफेयर्स का 365 सीरीज है उसको देख रहे हैं और उसमें हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तो मित्रों, चलिए जारी करते हैं अपना तीसरा वीडियो। देखिए, उपाध्यक्ष की बात है। ये सुर्खियों में ये पद क्यों है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्यक्ष का चुनाव करने में विफल रहने पर केंद्र और 5 राज्यों को नोटिस जारी किया है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इन 5 राज्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। और अब चूंकि ये सुर्खियों में रहा है उपाध्यक्ष का पद, तो इसके बारे में भी, जैसे हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जाना था, अब उपाध्यक्ष के बारे में भी थोड़ी जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, जो पॉलिटी की बात है, उसको हम जानते हैं। पहले तो इसके लोकसभा जो हमारा उपाध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति से संबंधित, तो इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया? लोकसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करेगा। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष भी निर्वाचित होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी निर्वाचित होते हैं। ध्यान देने की बात ये है मित्रों कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं रहता, उसके अधीनस्थ नहीं रहता, बल्कि उसके समकक्ष ही रहता है और उसकी अनुपस्थिति में यह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा एक अन्य सदस्य का चुनाव कर लेती है, मतलब एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष बना देती है, ताकि इमरजेंसी में अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहें तो उपाध्यक्ष के द्वारा कार्य का संचालन किया जा सके। आगे देखिए, एक पॉइंट है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में आपको चुनाव आयोग भी दे सकता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है, निर्धारण कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए और एक फैक्ट देखिए, अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष संबंधी उपबंध दिए गए किसमें? अनुच्छेद 178 में। तो उपाध्यक्ष देखिए, जिस तरह आपके संसद के लोकसभा में जो है उपाध्यक्ष का पद है, उसी तरह से राज्य विधानसभा में भी उपाध्यक्ष का पद की बात कही गई है। कार्यकाल की बात करें तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, यानी इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या कार्य है, ये देखें। तो देखिए, इसका रोल क्या है? अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर, यानी लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना ही इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। दूसरा, यह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अध्यक्ष के अंडर नहीं होता। ठीक है, सबऑर्डिनेट में नहीं होता, वो सीधे सदन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी वो संसद के सदन को संबोधित करेगा और कोई भी सवाल अगर इससे पूछे, कोई संसद सदस्य इससे सवाल करेगा अध्यक्षता करते वक्त, तो वो उसके लिए जवाबदेह होगा, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए, जब भी उसे संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। यानी संसदीय समिति, जो संसदीय समितियां बनती हैं, तो आप जानते हैं इसमें अस्थायी, अस्थायी और तदर्थ समितियां वगैरह बनती हैं, और उसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री या गृह मंत्री उसकी सदस्य अगर होते हैं तो वही खुद ही अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन अगर लोकसभा के किसी उपाध्यक्ष को अगर किसी भी संसद की समिति में शामिल किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता अनिवार्यतः ये लोकसभा के उपाध्यक्ष ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, कोई और मेंबर नहीं करेगा इनके अलावा। ठीक है, और अगला देखिए फैक्ट, जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, ये तो भूमिका की बात हो गई। अब शक्तियां और कार्य अनुच्छेद 95 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 95 में इनकी शक्तियां और कार्य दिए गए हैं।
पहला ये कि जब वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करता है तब पहली बार में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग करता है। बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही ये वाली इसकी जो शक्ति है बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह से ही है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है मतदान नहीं करता, लेकिन जब निर्णायक मत देना होता है, यानी जब जो है पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष जैसे जो है मत देता है, उसी तरह से पूरा मतलब कि जब पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, यानी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष, तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह ये निर्णायक मत का प्रयोग कर सकने की पावर इसको मिल जाती है। दूसरा है अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है। देखिए ये वाला फैक्ट हमने पिछली बार मतलब कि जब हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात मतलब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात नहीं बताई थी, तो वहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि लोकसभा के अध्यक्ष ही दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हालांकि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का सत्र कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जब भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है बुलाना पड़ता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये है मामला। आगे देखें, पद से हटाया जाना। तो उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में अपना पद रिक्त करना होगा। ये बात अनुच्छेद 94 में कही गई है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है वह जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, यानी ये बात एकदम बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह से ये तीनों कंडीशन लागू हो रही हैं। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, उसी तरह से उपाध्यक्ष होना भी लोकसभा का सदस्य होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना, ठीक है, अनिवार्य है। यदि उसे उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 96 में कहा गया है। पीठासीन के रूप में काम नहीं करेगा अगर पहले से ही संकल्प विचाराधीन है उसको हटाने के लिए। अगला पॉइंट है कि वेतन और भत्ते की बात आ रही है। तो वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में दिया गया संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि, उन्हीं में से निकाल के इनका वेतन दिया जाता है, इनका भत्ता दिया जाता है, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह से। तो ज़्यादातर इसमें वैल्यू जो है लोकसभा अध्यक्ष जैसी ही हैं, क्वालिटीज़ सिर्फ यही इतना है कि लोकसभा की अनुपस्थिति में ये लोकसभा उपाध्यक्ष उनकी तरह से पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और बाकी चीज़ें जो है वो डिटेल में हमने डिस्कस कर ही ली हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे, देखते हैं क्या कुछ है। एक दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। क्या है ये, सुर्खियों में क्यों है, पहले ये जानते हैं। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के जब धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होता है उस दौरान नेता प्रतिपक्ष जो है अपना भाषण लिख देता है। ठीक है, तो इसके कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के विरुद्ध है। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार के विरुद्ध है, यानी जो भी नेता प्रतिपक्ष ने भाषण दिया था उसको A to Z वहाँ पर कार्रवाई में भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे अंश को हटा दिया गया। देखिए, अब एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार। तो दो तरह के होते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार वो होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदस्य को उसकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, संसद में अपने मन की बात कहने के लिए आज़ाद है। वह संसद के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सिविल यानी दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
ठीक है। संसद का सत्र अगर चल रहा है तो किसी भी सदस्य को सिविल या दीवानी किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद में कहीं भी कही गई कोई बात या प्रकट किए गए मत के किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दौरान गवाह के रूप में पेश होने की उन्मुक्ति आदि, ठीक है, सत्र के दौरान गवाह के रूप में इसको पेश नहीं किया जाएगा। और सामूहिक विशेषाधिकार क्या है इनका? ये सामूहिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार हैं और प्रकृति में अधिक सामान्य है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दस्तावेजों, रिपोर्ट और चर्चाओं को प्रकाशित करने का अधिकार है। तो जैसा कि हमने बताया कुछ अंश हटा दिया गया, पूरी बात पर चर्चा नहीं की गई, जो नेता पक्ष ने भाषण दिया था इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो दस्तावेजों, रिपोर्ट यानी जो आपका रिपोर्ट है यानी प्रतिवेदन है, और चर्चाओं को प्रकाशित करने का पूरा अधिकार है। यानी जो कुछ भी संसद में हो रहा है, जो वहाँ पे दस्तावेज रखे जा रहे हैं, जो रिपोर्ट दी जा रही है, उनको पब्लिश किया जा सकता है, उनको पब्लिक के बीच में लाया जा सकता है, सोशल मीडिया पे भी डाला जा सकता है। तो ये अधिकार हैं उनके, सामूहिक विशेषाधिकार हैं। और रेडियो पर या टीवी पर प्रसारित किया जा सकता है, प्रकाशित करने का मतलब है। अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकना, और अगर ये चाहें तो बाहरी लोगों को ऐसा करने से रोक भी सकते हैं, ठीक। अदालतों के लिए सदन की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित है। यानी सदन में जो कार्रवाई हो रही है उस पर अदालत कोई जांच नहीं कर सकती। ये एक जो है एक पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, रिहाई आदि की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार रहता है इनका जो सामूहिक विशेषाधिकार है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को जो संसदीय विशेषाधिकारों में छूट है, तो क्या क्या विशेषाधिकार हैं देखें। संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कुछ कानूनी संरक्षण हैं। इनके तहत सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। इन्हें सुरक्षा भी प्रदान हो रही है। संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र संस्था है कि क्या विशेषाधिकार उल्लंघन हुआ है या सदन की अवमानना हुई है। किसी भी अदालत को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है, ठीक है। चाहे ये सदन की अवमानना करें, चाहे जो भी करें, वहाँ पे चाहे माइक पकड़ के तोड़ दें, चाहे किसी को गाली दे दें, चाहे कुर्सी तोड़ दें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि पीठासीन अधिकारी सहमति देता है तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है। इसे विशेषाधिकार समिति को भी सौंप सकता है। राज्यसभा के लिए इस समिति में 10 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा में इस सभा के लिए 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट। अब देखिए संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है। देखिए संवैधानिक प्रावधान पहला देखिए अनुच्छेद 105 और 194 क्रमशः संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित हैं। और उसके बाद कानूनी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 198 सदन या किसी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। ये कानूनी प्रावधान है। प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती निर्णयों पर आधारित विशेषाधिकार, तो प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती जो पहले के निर्णय लिए गए हैं उस पर आधारित कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे सभापति या अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, नज़रबंदी, सजा, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार सदन किसी भी समिति की बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से मुक्ति देता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ प्रावधान, कानूनी प्रावधान जिन्हें बचाता है। और है दो और हैं, देखिए विशेषाधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। तो क्या क्या निर्णय आए हैं विशेषाधिकारों के संबंध में। एक तो पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्यवाद में कहा गया था कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और आपराधिक कार्रवाइयों के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की जरूरत है जो उनके भाषण और वोट से संबंधित है। तो
दूसरा है MS शर्मा वाद में कहा गया था कि जब भी भाग 5 के अनुच्छेद 194(3) में विशेषाधिकार के प्रावधान और भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी भाग 5 के अनुच्छेद 194(3) यानी विशेषाधिकार के प्रावधान और भाग 3 द्वारा जो प्राप्त मौलिक अधिकार के बीच जब भी टकराव होगी या असंतुलन पैदा होगी तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकार को ही प्रियॉरिटी देंगे। ठीक है, ना कि संसद के विशेषाधिकार को। ठीक है मित्रों, तो चलिए इस तरह से हमने का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब अगला हमारा एक टॉपिक और है ऑफिस ऑफ मेयर या महापौर या मेयर का पद चर्चा में क्यों है। देखिए, तो देखें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है। मनोनीत सदस्यों को, जो मनोनीत सदस्य हैं वो मेयर का चयन करने के लिए वोट नहीं डाल सकते। भारत में मेयर प्रणाली के बारे में क्या बातें हैं। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा मेयर की शक्तियों को देख लेते हैं, क्यों लोग मेयर बनना चाहते हैं, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। ठीक है, देखिए, एक तो देखिए नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, दूसरा है आम जनता की शिकायतें को सुनना, आम जनता की शिकायत को सुनना और उनकी समस्या का समाधान करना। तीसरा, नगर पालिका के कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना। अगला है नगर आयुक्त और सरकार के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है। जितनी भी स्थायी समितियां होती हैं शहरी स्थानीय निकायों में, उन सब का पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है मेयर या महापौर। ठीक है, अगला है नगर पालिका का नागरिक प्रमुख यानी सिविल हेड होने के नाते औपचारिक अवसरों पर शहर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, औपचारिक कोई बात आती है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, नगर का मेयर करता है। अब देखिए भारत में मेयर प्रणाली के बारे में क्या चीज़ें हैं उसका एक बार प्रकाश हम डालेंगे। देखें, पहला है नगर निगम में मेयर सामान्यतः पार्षदों द्वारा चुना जाता है। इसका चुनाव पार्षदों के बीच से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होता है। पार्षद समितियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली पार्षद समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं और इनमें सबसे शक्तिशाली अस्थायी समिति होती है जो संचालन समिति के रूप में कार्य करती है और कार्यकारी, पर्यवेक्षी, वित्तीय एवं कार्मिक शक्तियों का प्रयोग करती है। कौन, अस्थायी समिति। और आप जानते हैं कि अस्थायी समिति अगर बनती है या उसमें कार्य होता है तो मेयर उसका सदस्य अवश्य होता है। ठीक है, आगे देखें, नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। सभी कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त में निहित होती हैं। 1992 का अधिनियम निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों का प्रावधान करता है। मनोनीत पार्षदों का चयन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। उन्हें नगर पालिका के प्रशासन में उनके विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मामला क्या है, मतलब कि जनता सीधे चुनेगी महापौर को और जो अप्रत्यक्ष का मतलब है कि उसको जो है चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या मामला है। भारत में मेयर के चुनाव की प्रक्रिया हाल के दशकों में कई प्रयोगों से गुजरी है। ठीक है, अब जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां पर मेयर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी मजबूत होती दिखाई देती है। तो वो कौन कौन से हैं, एक है उत्तराखंड है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। तो एक इसमें देखें 1 2 3 4 5 6
6 राज्य हैं जिसमें मेयर जो है सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मतलब क्या इसके गुण हैं क्या दोष हैं। तो जो किस बात के गुण और दोष की बात हम कर रहे हैं, यहाँ हम इस बात की गुण और दोष की बात करें, अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा तो उसके क्या गुण हैं। पहले 4 गुणों को देख लेते हैं। जैसे चलें, इससे प्रणाली अधिक कार्योन्मुख होगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। इससे मेयर्स के पास महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिदेश होगा। ठीक है, यह मॉडल लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत करके स्थानीय संलग्नता में एक नई ऊर्जा का समावेशन करेगा। मतलब जो मेयर होगा उसका सीधे जनता से संबंध होगा, जनता के लिए जवाबदेह भी होगा, और जनता चूँकि वोट उसको डायरेक्ट दे रही है तो सीधे उससे सवाल भी कर सकेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा। ठीक है, इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित मेयर्स ने जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार किया है। यह भी बात देखा गया है, जैसा कि अभी हमने कहा कि जवाबदेह सीधे जनता के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप चुनते हैं किसी और को और फिर वो चुनता है, उनके एक दल जो है मेयर का चुनाव, मतलब कि मेयर के पद का चुनाव करते हैं, तो आप उनसे ही सवाल करेंगे क्योंकि वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री के केस में देखें तो आप संसद सदस्यों को चुनते हैं, फिर संसद सदस्य आपस में किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो आप प्रधानमंत्री से सीधे सवाल तो कर नहीं पाते हैं, आप सीधे अपने सांसद महोदय से ही पूछ ले, तो वही बड़ी बात है। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं। अब देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में मजबूत हो जाती है। अब लेकिन दोष क्या है, देखिए मेयर का व्यवहार मनमाना या भ्रष्ट होने पर उसे हटाना मुश्किल होगा। जब इस पर किसी खास व्यक्ति का कमांड नहीं रहेगा, जैसे उसको हटाना है अगर, तब वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उससे सवाल कर सकता है भले, लेकिन उसे हटाने का या कोई कानूनी उसके पास हथकंडा नहीं रह जाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। निर्वाचित पार्षदों की भूमिका सीमित हो सकती है। ठीक है, इनकी भूमिका भी सीमित हो सकती है। सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर बनाई गई इस प्रणाली को मेयर्स के नेतृत्व वाली अध्यात्मक व्यवस्था का रूप एक विरोधाभासी कदम होगा, ये भी कहा गया है। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों, मेयर का जो बात चर्चा में थी, तो चर्चा में क्यों थी एक बार फिर से आप इसे देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य कम से कम इसका चयन नहीं करेंगे। और हमने ये भी देखा कि किन राज्यों में मेयर जो है सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, अब देखें, चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर। 23 मिनट हो गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित करंट अफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान की दुनिया से ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, और इससे संबंधित जो कानून हैं उन्हें भी हम देखेंगे। देखिए ऑनलाइन गेमिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, उससे कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। तो देखिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 शिकायत अपीली समितियों का गठन किया है। तो 3 शिकायत करने वाली अपीली समितियां हैं जहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। इन समितियों का गठन सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता अधिनियम 2021 के नियम 3A के तहत किया गया है। कुछ अन्य संबंधित फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। देखें, प्रत्येक CAG में एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य
तथा एक सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए होगा, अगले आदेश तक जो भी पहले होगा। इसकी भूमिका क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं 3 शिकायत अपीली जो समितियाँ बनाई गई हैं वो कौन कौन सी। तो प्रथम जो है आपका ग्रीवांसेस के लिए जो समिति है, द्वितीय है, तृतीय। तो पहला जो है, इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। द्वितीय जो आपका जीएसी बनी है, यानी शिकायत अपीली समिति, ग्रीवांसेस अपीलिंग कमेटी, इसकी अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव होता है। और तृतीय का अध्यक्ष जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सीनियर वैज्ञानिक होता है। तो आपने देखा तीनों समिति के सदस्यों का, एक गृह मंत्रालय संबंधित है, एक सूचना प्रसारण मंत्रालय में जो उसका प्रभारी संयुक्त सचिव होता है वो, और तीसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सीनियर वैज्ञानिक भी है। तो 3 समितियां हैं जहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक सीएजी में जो संबंधित तथ्य हैं उसमें देखें, प्रत्येक जो आपका सीएजी हम कह रहे हैं, जीएसी है, ग्रीवांसेस अपीलिंग कमेटी में एक पदेन अध्यक्ष होता है, एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिसो एंड फुल टाइम मेंबर। एक सदस्य सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल होंगे। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक के लिए होगा। जीएसी की भूमिका, ये समितियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आधारित अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा लगाए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णयों का पर्यवेक्षण करेंगी तथा ऐसे निर्णयों को निरस्त भी कर सकेंगी। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा किए गए या लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 1 महीने के भीतर जीएसीज में अपील कर सकता है। जीएसीज को अपील प्राप्त होने के 1 माह भीतर उसका निपटान करना होगा। ये समितियां उपयोगकर्ताओं की अपीलों के निपटारे में विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोगों की सहायता ले सकती हैं। ये समितियां ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली अपनाएंगी। अब देखें यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत तो अब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एक चार्ट के माध्यम से आप रिवीजन अगर करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। देखिए, एक है इंटरनेट मीडिएटर, इंटरनेट मध्यवर्ती, बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है। दूसरा, मध्यवर्तियों के बीच उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि उतने ज़्यादा जवाबदेह नहीं है। आप कहीं भी शिकायत करें, जैसे आप किसी भी आप इंस्टाग्राम पर आप हैं और आप किसी के पोस्ट को देखते हैं और जो कि कानूनी रूप से वो इल्लीगल है, उसको नहीं होना चाहिए। जब आप उसे रिपोर्ट करते हैं तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है आपके मन मुताबिक कार्रवाई नहीं होती है, जबकि उसमें वैसे कंटेंट रहते हैं जिनमें कार्रवाई की जाए। तो उसी तरह से उसको और ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए जो है जीएसी की ज़रूरत है। हालांकि ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम के संदर्भ में शुरू हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे अन्य सोशल मीडिया इंटरनेट के जितने भी साधन संसाधन हैं उन सब के समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतों को दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय जवाबदेह बनाने के लिए, ठीक है, खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय जवाबदेह बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए, तो अब हमने देखा कि ये समितियां ऑनलाइन विवाद समाधान की प्रणाली को अपनाने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन। ठीक है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई समर्पित
विनियमिका संस्था नहीं है। देखिए अभी तक कोई नहीं थी, एक तो ये। और जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ माइटी इस क्षेत्र की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। तो इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत में ऑनलाइन गेम को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संबंधित कुछ अन्य सुर्खियाँ क्या हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के विनियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का मसौदा जारी किया गया है। मसौदा नियमों में प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स उन खेलों को कहा जाता है जो किसी न किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं। आमतौर पर इन्हें इंटरनेट पर खेला जाता है। इन खेलों में जीत की उम्मीद में कुछ धनराशि का निवेश किया जाता है। स्वनियामक निकाय एसआरबी केवल एसआरबी द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए मानदंड, देखिए क्या मानदंड, पहला गेम्स के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकती। गेम डेवलपर को एक अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। नोडल अधिकारी सरकार के संपर्क में अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगा। गेम खेलने वालों को अनिवार्य रूप से केवीसी का सत्यापन करना होगा, केवाईसी का, नो योर कस्टमर का सत्यापन करना होगा। ठीक है, जो भी ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो इनको केवाईसी का नियम का पालन करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो के लिए देखिए 31 मिनट या 32 मिनट हो गए हैं और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखेंगे जो भी आगे के हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑडिट, डेटा मानकीकरण वगैरह है, ये सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधित हैं और कुछ पॉलिटी से भी संबंधित हैं, जो कानून वगैरह जिस पे बनते बने, तो उस पर हम देखेंगे आगे के जो भी हमारे आगे के टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम इस तरह से देखते जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी देखने में आसानी आए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ और आप अपना रिस्पॉन्ड भी हमें दें कि इससे आपको वास्तव में चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, कि बहुत ही आपके लिए उपयोगी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के पोर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो उससे जो है रिलेटेड कंसेप्ट हैं, या उस जिस सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी से तो पॉलिटी के जो है कंसेप्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं, उससे संबंधित डेटा रखे जा रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका विशेष आभार। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और निश्चित तौर पर आगामी जो भी परीक्षा आपकी होगी, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की या भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सब में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।